बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित साप्ताहिक बिहार करंट अफेयर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 15 से 22 नवंबर 2022 तक के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि वर्ष 2021 से अब तक का अक्टूबर 2022 तक का मंथली नोट्स जो आता है हमारा बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, ये सभी नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराए गए हैं। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो 68वीं वाला प्री स्पेशल कोर्स लॉन्च हुआ था हिंदी भाषा में, प्री स्पेशल कोर्स है, नोट्स आधारित ये कोर्स है। और इसके तहत जो मटेरियल आपके कोर्स में अपडेट हुए हैं, तो इन सारे मटेरियल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी आपके कोर्स में अपडेट कर दिए गए हैं। ये सभी बड़े साइज के मास्टर पीडीएफ है। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए बीपीएससी मेकर द्वारा एक 62 दिनों का एक टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया गया है। और इसकी जो शुरुआत हो रही है ये 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसके तहत कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे ये टेस्ट जो होंगे ये ऑनलाइन मोड में होंगे, ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे सभी के सभी। इस ऑनलाइन टेस्ट में 62 दिनों के प्लान के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। और इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट जो होंगे ये करंट अफेयर्स के होंगे और इसमें 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे। इससे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी का आधार क्या है, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। एक प्रकार से आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। एक जानकारी ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो टेस्ट सीरीज होंगे या फिर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं ये फिलहाल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो हिंदी भाषा के जितने भी छात्र हैं आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक इसमें ऑफर भी है, तो ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठा के इस कोर्स में मतलब शामिल हो सकते हैं। जो 68वीं वाला कोर्स आपको एप्लीकेशन पर दिखेगा उसी में आपका टेस्ट सीरीज आने वाला है। इसकी शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर 2022 से। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे। इसका ये शेड्यूल आप देख लीजिए। ये शेड्यूल है 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रत्येक दिन आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट का जो समय होगा ये शायद मान के चलिए, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ संभावित जो समय है ये तकरीबन 8 बजे शाम में प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिलेगा ऑनलाइन माध्यम में। और ये 50वां टेस्ट जो होगा ये 29 नहीं बल्कि 19 जनवरी को होगा। और फिर 20 जनवरी से आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, जो कि एक अच्छा खासा प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुल 12 टेस्ट होंगे, जो कि करंट अफेयर्स की तैयारी का संपूर्ण आकलन यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी के अनुरूप ये सारे टेस्ट को डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक सेट में यहाँ पर लगभग आपको 35 से 40 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स का आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को श्योर रहना है, बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। कोई शिकायत हो, कोई समाधान चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये नवंबर महीने का तीसरा साप्ताहिक वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में हमने 24 प्रश्न आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के वो करवाए हैं। सभी प्रश्न इस श्रृंखला में बिहार से संबंधित है, ओनली बिहार से। हम यहाँ पर आ चुके हैं 25वें प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पर हमारा 25वां प्रश्न की हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, निशी कुमारी की बात करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित जानकारी है कि 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ ये पटना बिहार में हुआ, ये सबसे पहले ध्यान रखिए। और इसमें निशी कुमारी ने अंडर 18 वर्ग में जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल निशी कुमारी ने अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त बात करें तानिया मिश्रा के अंडर 14 वर्ग में लॉन्ग जंप प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक। अगला आशीष कुमार अंडर 14 वर्ग में लॉन्ग जंप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। दिव्यांश कुमार ने अंडर 14-60 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। और इसके अलावा बिट्टू कुमार अंडर 18 डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। और सोनू कुमार ने अंडर 18 स्टीपल चेज में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। और साथ ही साथ सिमरन परवीन जो कि अंडर 14 वर्ग में 600 मीटर दौड़ में कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खेल से संबंधित प्रश्न खास करके बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, जिस वजह से करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। नोट कीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर चलेंगे अगले 26वें प्रश्न पे। तो ये अगला 26वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है।
बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनसे सम्मानित किया गया था। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के धरोहर माने जाने वाले लोक संगीत के लेखक ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में 58 वर्ष की आयु में पटना में निधन हुआ है। एक फ्लैट में इनकी डेड बॉडी पटना में संदिग्ध अवस्था में मिली, हो सकता है कि इनकी हत्या की गई होगी। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखें, 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है पटना में। और यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि उन्हें 2017 में 14वें राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2021 और 2022 दोनों वर्ष क्रमशः दो बिहारियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। क्रमशः ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2013 में वरिष्ठ लोक गायक का भी उन्हें पुरस्कार मिला था। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ लोक गायक का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि उनका जन्म 24 जनवरी 1954 को रोहतास सासाराम में हुआ था। यानी कि ब्रजकिशोर दुबे का जन्म 24 जनवरी 1954 को रोहतास सासाराम में हुआ था। रोहतास एक जिला है जबकि सासाराम जिला नहीं है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बिहार में रोहतास एक जिला है, सासाराम जिला नहीं है। सासाराम जो है ये रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर बात है 1954 की। 1954 ईस्वी जब भी आप देखें तो एक प्रश्न आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1954 में ही भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता के बारे में बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे उस समय यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उनके समकक्ष थे चाउ एन लाई। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर बात हुई है रोहतास की। तो बिहार वाले मैप पर जब आप रोहतास की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको रोहतास दिखेगा। रोहतास की बात करें तो रोहतास जिला जो है ये अन्य 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इन 5 जिलों की बात करें तो इनमें औरंगाबाद 1, अरवल 2, भोजपुर 3, बक्सर 4 और शासत कैमूर 5। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे हैं जो कि रोहतास जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हाल ही के दिनों में शायद 64वें या 65वें में एक प्रश्न पूछा गया था पटना जिला के बारे में कि कितने जिलों के साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिलाकर 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह से भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं बिहार के 38 जिलों और साथ ही साथ बिहार के 9 प्रमंडल का यहाँ पर एकदम से संग्रह किया गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे रोहतास की। तो रोहतास जिला जो है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये पटना है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 6। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। आपको ध्यान रखना कि रोहतास पटना प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है। हमारा अगला होगा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कहलगांव बिजली संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एनटीपीसी स्वामित्व वाली यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड की स्वामित्व वाली ये बिजली संयंत्र है, जिसको अभी हाल ही में ये स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट इनसे संबंधित है कि 23 मई 1984 को इसकी आधारशिला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा रखी गई थी। चंद्रशेखर यहाँ पर नाम आया है तो ऐसे में ध्यान रखिए वर्तमान में बिहार के जो शिक्षा मंत्री है यह है श्री चंद्रशेखर। ये जानकारी आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो नया गठित हुआ है 16 अगस्त को, ये सारी बातें हमने आपको विस्तार से बतलाया है। चीज़ों को आप एकदम से रिलेट करके याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये एग्जाम में सफलता दिलाएगी। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि इस सुपर थर्मल पावर प्लांट का काम 1985 में शुरू हुआ था और मार्च 1992 में 210 मेगावाट क्षमता वाली पहले यूनिट का संचालन यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में कहलगांव बिजली संयंत्र चर्चा में आया है। इन्हें स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसका क्षमता क्या है, इसकी आधारशिला कब रखी गई, किनके द्वारा रखी गई, ये सारी बातें
एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद में स्थापित है। इनसे भी संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था कुछ समय पहले। इसकी तीसरी और आखिरी यूनिट का संचालन शुरू हुआ था। ध्यान रखिए ये बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद की बात है तो औरंगाबाद के बारे में एक जानकारी आपको याद होगा कि पूरे भारत में औरंगाबाद नाम का 2 जगह है। एक तो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एक है बिहार में। लेकिन महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। ये चीज़ें हमने आपको करंट अफेयर्स की जो डेली श्रृंखला चलती है वहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आई थिंक आपको वो चीज़ें याद होगी। तो जितने भी छात्र डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में आपकी जरूर हेल्प करेगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कहलगांव बिजली संयंत्र की, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। ये बिहार वाले मैप पर आप भागलपुर की स्थिति को देख सकते हैं। और भागलपुर जो जिला है ये बिहार के अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये अन्य 6 जिलों की हम बात करें तो 1 हो गया बांका, 2 मुंगेर, 3 खगड़िया, 4 मधेपुरा, 5 पूर्णिया, 6 कटिहार। कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जो कि भागलपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब भागलपुर के बारे में कई सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भागलपुर जो प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से भागलपुर भी एक प्रमंडल है। तो भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इरेज करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या ये कुल मिलाकर 2 जिले हैं। एक तो है भागलपुर और दूसरा है बांका। कुल मिलाकर 2 जिले ही भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर इसे चार्ट में भी देख सकते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल में से भागलपुर एक प्रमंडल है। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर भागलपुर है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिलाकर 2। एक है भागलपुर, एक है बांका। अब यहाँ पे देखिए बात यह है बांका की। तो बांका के बारे में एक पॉइंट ये याद रखिए, अभी हाल ही में बिहार का दूसरा रोपवे का निर्माण हुआ है बांका जिला के मंदार में। जबकि पहला जो रोपवे है संचालित है कहाँ पर, आपको ध्यान रखना नालंदा जिले के राजगीर में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला 28वां प्रश्न है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल प्रदीप कुमार ने अंडर 14 वर्ग में अपने नाम किया है, बिहार को ये पदक दिलाया है। हम यहाँ पर बात करें इसके बारे में तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ ये गुवाहाटी असम में किया गया। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि तान्या मिश्रा ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक, आशीष कुमार ने ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक और इसके अतिरिक्त निशी कुमार ने 18 वर्ष आयु वर्ग भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल, प्रदीप कुमार अंडर 14 भाला वर्ग प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक, सोनी कुमारी अंडर 18 डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल और इसके अलावा उज्जवल भविष्य देवराज अंडर 14 शॉर्ट पुट मेंस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। तो ये सारे यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम चलते हैं अगले 29वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी 38 जिलों में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके तहत एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे आपकी राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, यानी कि इन तीनों जिलों में भूकंप क्लिनिक केंद्र ये खुल भी चुके हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 38 जिलों में से अगर हम बात करें तो ये 3 ऐसे जिले हैं वर्तमान समय में यहाँ पर भूकंप क्लिनिक केंद्र संचालित है। ये 3 जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत को वर्तमान समय की दृष्टिकोण से देखें तो 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, जोन 1 से लेकर के जोन 5 तक। और इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है ये है जोन 5। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर हम जोन 5 की बात करें तो इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि शामिल है। हालांकि बिहार के कुछ हिस्से सैमसिक जोन 4 के अंतर्गत भी रखा गया, कुछ हिस्से जोन 3 में भी हैं। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो जोन 5 जो है ये सबसे कह सकते हैं एक प्रकार से खतरनाक जोन है। इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है
भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो मैग्नीट्यूड जो मापी जाती है, ये रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये सारे बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने देखा कि भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है और भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 30वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौरव चौहान। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि 19 नवंबर से कोलकाता में रग्बी एशियन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में अब यहाँ पर लिखिए, आप लोग नोट कीजिएगा, किया गया 19 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत हमारा कुछ पॉइंट है, जैसे कि इस प्रतियोगिता के लिए बिहार रग्बी के कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये पहली बार है जब बिहार से कोई पुरुष खिलाड़ी या फिर खिलाड़ी पुरुष वर्ग में रग्बी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो आपका आयोजित होने वाला है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों पर क्वेश्चन सेटर का पैनी नजर रहता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चूंकि बात हुई है यहाँ पर रग्बी की, तो रग्बी के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया है कि रग्बी खेल फुटबॉल का ही एक रूप है और विलियम वेब इलिस को रग्बी खेल का जनक माना जाता है। और इस साथ ही साथ भारत में अगर हम बात करें रग्बी खेल का घर कैसे कहा जाता है, तो भारत में रग्बी खेल का घर कोलकाता को माना जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा और वेल्स, ये सभी देशों का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अगला 31वां प्रश्न है कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग सुधार कीजिएगा, 2022 नहीं बल्कि यहाँ पर 2020 होगा सभी विकल्पों में। यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। हालांकि कई बार यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने की जानकारी वाइल्ड लाइफ को दी गई है। तो इसको लेकर के जो वाइल्ड लाइफ को जो जानकारी दी गई थी, तो अनुमति मिलने के बाद इस फैसले पर अब मोहर लगाई गई और वन विभाग के जिला अधिकारी ने करीब 200 नीलगाय और जंगली सूरों के शूट आउट किए जाने की पुष्टि की है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी दरभंगा एयरपोर्ट की, तो दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित कुल मिला के 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। दरभंगा सहित कुल मिला के 63 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है मई 2022 से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला दरभंगा एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। चूंकि बात हो रही है दरभंगा की, तो बिहार वाले मैप पर आप यहाँ पर ये दरभंगा की स्थिति को देख सकते हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा बिहार के अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 अन्य जिलों की बात करें तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मधुबनी 1, सहरसा 2, समस्तीपुर 3 और इसके अलावा यहाँ पर खगड़िया 4, मुजफ्फरपुर 5 और सीतामढ़ी 6। कुल मिला के 6 ऐसे जिले हैं जो कि दरभंगा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दरभंगा के बारे में एक जानकारी आपको मैंने 2021 में पिछले वर्ष दिया था। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया था कि बिहार में पटना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है ये दरभंगा है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और दरभंगा में ही राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगले स्लाइड में दरभंगा की स्थिति को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत आप देखेंगे तो दरभंगा भी एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर दरभंगा है। और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 3। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 32वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया।
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने 3000 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इसी वर्ष 37वीं यानी कि इस वर्ष 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है ये गुवाहाटी असम में किया गया। ये जानकारी अभी ही थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया है। इसमें जो प्रतियोगिता में जो पदक बिहार को मिले हैं वो कंप्लीट सूची है यहाँ पर लिखी गई। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बताया है, आप चाहे तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले 33वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो कि विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीतामढ़ी। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि सीतामढ़ी में इसका निर्माण को लेकर के रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन अब उपलब्ध करा ली गई है और यह प्रतिमा 251 फीट की होगी, जो कि विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होने वाली है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य माता सीता के इस पवित्र धरती और सीतामढ़ी को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और जमीन भी आवंटित किया जा चुका है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है सीतामढ़ी से संबंधित कि गणतंत्र दिवस 2021 परेड में राजपथ नई दिल्ली में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व कैप्टन मोहम्मद कैमरुल जमा द्वारा किया गया, जो कि मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये कौन सा गणतंत्र दिवस था, 72वां था या फिर 73वां था? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ये कौन सा गणतंत्र दिवस था। और फिर अगला होगा 34वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है? इस प्रश्न को आप एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। इस वीडियो का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। प्रश्न की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भागीदार राज्य के रूप में बिहार इसमें शामिल है। इनसे संबंधित हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी हाल ही में इसका 41वां संस्करण का उद्घाटन किया गया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। इस मेले की बात करें तो इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित भागीदार राज्य है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये तीनों भागीदार राज्य के रूप में इस मेले में शामिल है। जबकि वहीं पे हम बात करें उत्तर प्रदेश और केरल की, तो ये इसमें फोकस राज्य के रूप में शामिल है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस मेले का जो आयोजन तिथि है ये 21 से 27 नवंबर 2022 है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके थीम से संबंधित। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये 2022 का जो कह सकते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 41वां संस्करण है, ये इसका थीम है। ये प्रश्न है कि एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में निम्नलिखित में से बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुभम कुमार। अब यहाँ पर इसके बारे में कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला ग्राउंड के डाक बंगला मैदान में आयोजित बिहार केसरी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कैमूर के पहलवान शुभम कुमार ने सेना में कार्यरत भोजपुर के पहलवान अमन कुमार को पछाड़कर बिहार केसरी बनने का गौरव प्राप्त किया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में यह प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुभम कुमार बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं और इन्होंने सेना में कार्यरत भोजपुर के पहलवान को, जिनका नाम है अमन कुमार, इनको पछाड़कर बिहार केसरी बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए बात यह है कैमूर की, तो कैमूर के बारे में ये आपको ध्यान रखना कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, इसका निर्माण जो होगा ये बिहार के कैमूर जिले में होगा। जबकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण के सुमन कुमार यादव ने पश्चिमी चंपारण के ही शैलेश कुमार को हराकर बिहार किशोर के खिताब पर कब्जा जमाया है। बिहार केसरी और बिहार किशोर ये दोनों वर्गों के बारे में यहाँ से जानकारी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बने। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने लिखा कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है और मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए। खादी के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यही वाला मनोज तिवारी के बारे में इसी वर्ष ही मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बतलाया। हालांकि पिछली बार यानी कि इससे पहले जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे बिहार में ये थे
पंकज त्रिपाठी जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये सारी बातों का जिक्र कई बार हमने आपसे किया था। अगला 36वां प्रश्न है कि हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कुल मिला के बिहार ने 9 पदक अपने नाम किया। तो ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन 9 पदक में से एक भी स्वर्ण पदक नहीं था, बाकी सारा यहाँ पर जो था सिल्वर और ब्रॉन्ज था। इसकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन था ये गुवाहाटी असम में किया गया। ये 22 साल बाद बिहार के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में 9 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। यहाँ पे 22 साल बाद शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड जो मतलब बिहार से अलग हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो झारखंड के अलग होने के बाद अब बिहार जो है अब ये अपने स्वतंत्र रूप में है। इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर 22 साल लिखा गया है। तो इस प्रतियोगिता में यानी कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल मिलाकर 9 पदक अपने नाम किया है। इन 9 पदक की सूची की यहाँ पर बात करें तो ये सारी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 9 पदक में से एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल एक भी नहीं था, 0 था। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जो था ये था 6। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे आपको देखना है, ब्रॉन्ज मेडल 3 था। ये चीजें यहाँ से आपको जानना है। कुल मिलाकर 9 पदक बिहार ने अपने नाम किया है। ये चीजें आप यहाँ से चाहें तो नोट अवश्य कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और 68वीं वाले कोर्स के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया है, ये सारे मटेरियल वहाँ पर अपडेट हैं। जो भी छात्र इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए और सारे ये कंटेंट वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बीपीएससी मेकर के सभी नोट्स आपको बीपीएससी मेकर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहीं पर आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।